मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नए हफ्ते नए दिन का आगाज मैंने तो शानदार अंदाज से किया है। आपने भी पूरे हफ्ते की प्लानिंग्स कर ली होंगी कि इस हफ्ते में आपको कौन कौन से काम निपटाने हैं। लेकिन याद रखिए जी, रूटीन आपकी जो भी है, लेकिन आपने खास तौर पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर जरूर अपना लेनी है, क्योंकि कोरोना केसेस में शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो शहर में 111 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि दूसरी जानिब स्मोक का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं जी स्मोक की शिद्दत बढ़ती जा रही है और नवंबर का आगाज हो चुका है। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि नवंबर में स्मोक के साए मजीद गहरे हो सकते हैं और उधर महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिश की कोई खबर नहीं आ रही, जिसकी वजह से फजाई आलूदगी स्मोक भी मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। मौसम के मिजाज, स्मोक की सूरत हाल, कोरोना के खदशात, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। तो आवाम को सस्ती सब्जियों की सूरत में अभी तक रिलीफ नहीं मिल पा रहा। सरकारी निर्खों में 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और दीगर सब्जियां भी निर्ख नामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, सबसे पहले महंगाई की खबर तो आप हमें सुनाते रहते हैं, पहले हमें ये बताइए कि कोई ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतें आज कम कर दी गई हों? करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो सीजन है उसकी वजह से सिर्फ 2-3 सब्जियां ऐसी हैं जो कि आप कीमतें सुनकर यकीनन खुश हो सकते हैं। उसमें एक मूली है, एक पालक है और एक साग है। ये 30 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं और साग का वैसे भी मौसम है, एक दफ़ा पका लें और हफ्ता भर खाते रहें और मेरा ख्याल उसी पे गुजारा करते रहें, क्योंकि दूसरी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि कमज़ोर दिल हारला जो हजरात हैं वो तो ना ही सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि कोई सब्जी भी इस वक्त 80-90-100 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं है। टमाटर का गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत शोर मच रहा है। आज उसकी जो सरकारी कीमत है उसमें दर्जा अव्वल का टमाटर जो उसकी कीमत 160 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है, 10 रुपये इजाफे से कम होने की बजाय। दर्जा दोम जो है वो 140 रुपये और दर्जा सोम 110 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है टमाटर की। अब यहाँ गेम ये हो रही है कि दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है यानी 110 और 140 वाला मिक्स करके मार्केट में बेचा जा रहा है 180 रुपये फ़ी किलो, और जो 160 रुपये फ़ी किलो वाला है वो बेचा जा रहा है 200 प्लस पे। तो ये सूरत हाल तो है टमाटर की। अब प्याज और आलू जो है टमाटर की आप बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि ये टमाटर के साथ मामला क्या है? हर थोड़े महीनों के बाद हम देख रहे होते हैं कि टमाटर ने टफ टाइम देना शुरू किया होता है आवाम को। जी बिल्कुल, टमाटर आजकल जो मुकामी फसल है वो आउट ऑफ सीजन है। टमाटर हमारी मुकामी पैदावार इस ना होने के बराबर है। सिर्फ स्वात के कुछ इलाके हैं जहाँ से टमाटर पैदा हो रहा है और वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, वरना जो सिंध का इलाका है वो ईरान की तरफ से जो टमाटर आ रहा है वो कवर कर रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाके जो अफगानिस्तान की तरफ से जो टमाटर आ रहा है उसे वो कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी लाजमी तौर पर लागत में इजाफा हो रहा है। और ये अभी फौरी तौर पर इसका हल होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी जो फसल है वो फौरी तौर पर आने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए लोगों को ज़हनी तौर पर अब तैयार रहना चाहिए कि ये तकरीबन इसी रेंज में आइंदा चंद हफ्ते टमाटर चलता रहेगा, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा महंगा ना हुआ तो खुश होने की बात होगी, वरना सस्ते होने का अभी कोई ख़ास इम्कान नहीं है। इसी तरह जो प्याज है उसकी अभी फसल में भी थोड़ी तख़ीर है, इसलिए वो भी इसी जगह पर रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके अलावा भिंडी, गोभी, जो दूसरी सब्जियां हैं वो भी इस वक्त महंगी है। अरबी जहाँ तक कि 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो है 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ मिर्च जो है वो कम से कम 200 रुपये फ़ी किलो इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। तो ये थोड़ा सा सीज़न ऐसा है कि जिसमें सब्जियां की पैदावार ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस पर मार्केट में दबाव नजर आ रहा है। हमें ये बताइए कि आउट सीजन की आप बात कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि ना भी गर्मी है पूरी ना भी सर्दी है, ये जो दरमियान का मौसम है पैदावार की वजह से हमें ये टफ टाइम देखना पड़ता है। ये मामला ठीक कब तक हो जाएंगे? आज फिलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत की जानब से भी जो इकदाम हो रहे हैं वो कलील मुद्दती, जिन्हें शॉर्ट टर्म इकदाम कहते हैं कि सस्ते बाजार लग गए या कहीं पे छापे ज़्यादा मारने शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट कोशिश करते हैं या मार्केट को बेहतर करने की, लेकिन असल में जब तक पैदावार नहीं बढ़नी है सूरत हाल इसी तरह रहनी है। चिकन की जो मार्केट है वो भी इस वक्त दबाव का शिकार है और आज चिकन जो है वो 12 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 267 रुपये फ़ी किलो हो गया और अंडे 166 रुपये फ़ी दर्जन तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। महंगाई की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, साथ में ये भी बता रहे थे जी अभी ये मिडिल सा सीजन चल रहा है जिसकी वजह से ये टफ टाइम देखना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ
प्लानिंग्स का ना होना और किस तरह से चीज़ों को आवाम के लिए सहूलतमंद बनाना है, सप्लाई किस तरह से बेहतर बनाना है, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए एक ऑटो पे सिस्टम नहीं चल रहा, बल्कि जिसका जो दिल चाहता है वो वही करता है। आगे बढ़ते हैं जी, खेल के मैदान की कुछ बात कर लेते हैं। तो खातीन अब गोल्फ में भी कामयाबियां समेटने लगी है। रॉयल पाम कंट्री क्लब में खातीन के लिए एक रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और मुल्क भर से 35 के करीब खातीन गोल्फर्स ने इसमें शिरकत की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रॉयल पाम कंट्री क्लब में खवातीन के लिए एक रोजा गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। मुल्क भर से 35 खवातीन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में शिरकत की। खवातीन खिलाड़ियों ने 18 होल्स पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में खूबसूरत शॉट्स खेले और अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। टूर्नामेंट में शरीक 12 साल गोल्फर बुशरा फातिमा ने प्रोफेशनल खिलाड़ियों को खूब टक्कर दी। नन्ही गोल्फर ने शानदार शॉट्स खेलकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। टूर्नामेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स बहुत पुरजोश दिखाई दी। उनका कहना था कि खवातीन दीगर खेलों के साथ अब गोल्फ में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और माशाल्लाह पहले शुरू में तो लेडीज बहुत कम थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह 70-80 लेडीज बहुत ज्यादा इस तरफ को आ गई और खेल रही हैं गोल्फ, और बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, आना चाहिए। कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जूनियर गर्ल्स जो है उनका भी कंपटीशन होता है, तो उनके लिए भी कोचेस होने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि यही बच्चे जो है आगे जाके फिर ये गर्ल्स जो हैं प्रो गोल्फर्स बनेंगी। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर मीना जैनब ने कहा कि खवातीन हर शोबे में खुद को मनवा रही हैं, तो गोल्फ में क्यों नहीं। टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ में खवातीन को प्रमोट करना है। मैं अबाया पहन के खेलती हूँ और हमारे साथ और भी हमारी 3 फ्रेंड्स जो हैं वो भी अबाये में हैं और काफ़ी सारी लड़कियाँ स्कार्फ पहन के खेलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें कल्चरली भी और मजहबी भी हमें ये हिंड्रेंस नहीं देता गोल्फ। वी कैन ईजीली प्ले विद दिस अटायर एंड वी आर प्राउडली विनिंग द मैचेस विद दिस अटायर। तो लेडीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खवातीन खिलाड़ियों ने मजीद कहा कि टूर्नामेंट में हार या जीत से ज्यादा ये बात अहम है कि गोल्फ में खवातीन अपना नाम और मकाम बनाने में कामयाब हो रही हैं। कैमरामैन सलीम गुराया के साथ जुनैर इलियास, लाहौर न्यूज़। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी शहर के एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से, जो कि है जी मौसम का, फ़ज़ाई आलूदगी का, स्मोक का मसला। लाहौर का मौसम दिन ब दिन देखा जा रहा है जी बदतरीन होता जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया है और शहर पर स्मोक के बादल छाए रहना मामूल बनता जा रहा है। अगर गुज़िश्ता माह की बात कर ले तो गुज़िश्ता माह के दौरान 9 बार लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रही है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खासा चढ़ा रहा है, 288 रिकॉर्ड किया जा रहा है और तिब्बी माहिरीन ने शहर की फ़ज़ा को गैर सेहत बख्श करार दे दिया है। स्मोक में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले मादे गले में खराश कर सकते हैं, नाक और आंखों में चुभन की वजह बन सकते हैं, जबकि फेफड़ों और दिल के निज़ाम पर भी बुरी तरह से असरअंदाज होने के साथ साथ सीने के इन्फेक्शंस कर सकते हैं। फालिज है, फेफड़ों का कैंसर है, नमूनिया है, सांस की बीमारियां इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। पंजाब हुकूमत की एंटी स्मोक कार्रवाइयों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। धुआं छोड़ती गाड़ियों और फैक्ट्रीज के चालान किए जा रहे हैं, जबकि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब भर में 10,000 कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम करके 7 एंटी स्मोक स्क्वाड बनाए गए हैं, जो काफ़ी मुतहरिक भी हो गए हैं। एंटी स्मोक स्क्वाड ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में स्मोक का सबब बनने वाली सैकड़ों यूनिट्स को सर्वमहर कर दिया है, सील कर दिया गया है। महकमा बल्दियात ने स्मोक की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड कायम भी कर दिया है, लेकिन इन तमाम इकदाम के बावजूद स्मोक लाहौरियों की जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब स्मोक पर काबू पाने के लिए वासा की जानिब से एक इंतहाई आसान कदम उठाया गया है। वासा की फ़ज़ा को आलूदा होने से बचाने की नई हिकमत अमली सामने आई है। स्मोक भगाओ, साइकिल चलाओ अपना ली है और इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम के तहत वासा अफसरान हर हफ्ते के रोज साइकिल पर ही दफ्तर आएंगे। हफ्ते के रोज भी एमडी वासा समेत दीगर अफसरान ज़हूर इलाही रोड से वासा हेड ऑफिस तक साइकिलों पर रैली की शक्ल में पहुंचे थे और वासा अफसरान की इस मुहिम का मकसद गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करके
साइकिलिंग को फ़रोग देना है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी से छुटकारा पाया जा सके। इस मुहिम के मज़ीद क्या मकासद हो सकते हैं, स्मोक पर काबू पाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इंडिविजुअली हमें क्या करना है, इज्तमाही तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी आमना अली साहिबा हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद जाहिद अजीज़ साहब MD वासा हैं, आपको भी सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, आपसे सर आगाज़ करना चाहेंगे, बड़ी अच्छी मुहिम का आगाज़ कर दिया आपने। जी, ये दरअसल जहाँ पे हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है और जुडिशरी भी इस पे काम कर रही है, इसी तरह हर फर्द को और हर इदारे को भी अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि ये स्मॉग का महीना नवंबर जो आता है ये हर साल आता है और हमें पता होता है कि इस महीने में ये प्रॉब्लम आनी है। तो लिहाजा बासा ने ये कैंपेन शुरू की है और थोड़ा सा उम्मीद है कि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एनेबल हो जाएगा जो साइकिलों को ज़रा ज़्यादा फैसिलिटेट करे। तो ये हमने अलामती काम किया है और ये उम्मीद है कि ये सब लोगों में हेजिटेशन लेवल ख़त्म होगा इसका। ठीक, आमना साहिबा हमें ये बताइए, वासा तो अपना किरदार निभा रहा है, हर हफ्ते के रोज़ अफसरान जो है वो अलामती तौर पर साइकिल्स पे अपने दफ्तर में जाते हैं। अब स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के इकदाम तो मेरा ख्याल है अशद ज़रूरत है इस वक्त हमें। आपने अपनी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, आपने अपनी बात में खुद ही अलामती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इनकरेज करते हैं, आप एडवोकेसी कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। लेकिन फिर दोबारा बात वही है कि ये अलामती एक एक्टिविटी है, एक सेरेमोनियल एक्टिविटी है जिसको आप कर रहे हैं, और इससे कोई ज़्यादा देर के लिए सस्टेनेबल कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर। और जहाँ स्मोक की बात करते हैं, इतने साल लगा कि अगर हम हवा की तब्दीली का ये असर देख रहे हैं अपने शहर के ऊपर, तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा और उसके लिए बहुत एक मुस्तहकम किस्म के इक़दाम करने होंगे, जिसके लिए पूरा साल मेहनत करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी इंकरेजिंग कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और एक सेरेमोनियल तौर पे ये इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। जाहिद साहब, ये सवाल आपने सुन लिया। सर आमना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनका ख्याल है कि अगर आप मुहिम चला रहे हैं तो फिर हफ्ते के रोज गाड़ियां घर छोड़ के आए और घरों से अपने दफातर में साइकिल पर पहुंचे। बिल्कुल, दरअसल ये इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक दफ्तर से काम नहीं चलेगा। मैं नेदरलैंड में चूंकि पढ़ा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि हर शहरी साइकिल का इस्तेमाल करता है और कोई सोशल हेजिटेशन नहीं है, कोई उसमें से प्रॉब्लम नहीं होती। तो जाहिर है कि चंद अफराद या चंद लोग सिर्फ एक पैगाम दे सकते हैं जिसको लोग फॉलो करें। और फर्स्ट टाइम जाहिर है कि जब आपने काम करना हो तो पहले गाड़ी ख़ास मुकाम पे आती है, फिर वहाँ से साइकिल। कुछ अफसरान घरों से भी आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने अपनी हद तक, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हद तक हर सैटरडे को घरों से आना है। लेकिन ये जाहिर है कि इसको जब तक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और सड़कों में वो माहौल नहीं मिलता जहाँ पे साइकिल आराम से चल सके, उसके बाद ये मकासद इसके प्रॉपर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये अलामती इजहार भी एक गनीमत है और एक टैबू है जो लोग समझते हैं कि साइकिल चलाने से शान में कमी आती है, वो कम से कम खत्म होगा। बिल्कुल जाहिद साहब, ऐसे ही साइकिल चलाना तो शान में गुस्ताखी समझा जाता है और ये समझा जाता है कि शायद कोई बहुत ही गरीब बंदा है जो साइकिल चला रहा है। हमें सर ये बताइए कि ये आइडिया किसका था, किसकी जानिब से आपके पास ये सजेशन आई, या फिर ये आपका अपना आइडिया था कि इस तरह का कोई काम किया जाए? दरअसल जीरो एमिशन ये वर्ड ओवर ये एक है कि जो ऐसी चीज़ यूज़ की जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो चाहे साइकिल हो। मैं खुद भी चूँकि नेदरलैंड में मेरी तालीम का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पे हर बंदा ही यूनिवर्सिटी में पूरे प्रोफेसर तमाम स्टूडेंट्स साइकिलों पे आते थे अपने कैंपस यूनिवर्सिटी में। तो वो जाहिर है कि यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि इसको रेप्लिकेट किया जाए और जाहिर है कम से कम धुआं में कंट्रीब्यूशन एक गाड़ी की भी कम हो जाए, कुछ तो कमी होगी। बिल्कुल आमना साहिबा, रीजंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रीजंस हैं और उन सब की वजह हम खुद भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी स्मोक की जब हम बात कर रहे हैं तो एक गाड़ियों के धुएं को हमने बहुत एक मेजर रीज़न इसका करार दिया, फिर हम भट्टों की बात करते हैं, फिर हम क्रॉप बर्निंग की बात करते हैं।
तो अभी आपकी शुरू की रिपोर्ट में मैं देख रही थी और जितनी भी इकदामात की बात हो रही थी उन सब में सरजनिश थी, उन सब में किसी ना किसी तरह का फाइन था, किसी ना किसी तरह उन लोगों के ऊपर जुर्माना आयद किया जा रहा था। तो सजा देने से मसले खत्म नहीं होते। ठीक, सजा तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप दे रहे हैं ना कि जी आपने गलत काम किया तो आपको उसकी सजा मिलेगी, उसको इंसेंटिवाइज करने की शॉर्ट टर्म पे जब स्मोक आती है हम इकदाम शुरू कर देते हैं, बस उसमें ये है कि आपको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ना। किसानों को नहीं फर्क पड़ रहा कि धुएं से माहौल को क्या फर्क पड़ रहा है, उन्होंने दिन का अपनी रोजी कमानी है, वो अपने फाइनेंशियल हालात को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं। उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि उनका क्या फायदा है अगर वो फसलें नहीं जलाते, अगर वो उस फसल की जो जड़ों को जिनको वो जला के जाया करना चाहते हैं उनको अगर वो निकाल लेते हैं और खाद में इस्तेमाल करते हैं या चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी किस्म की ऐसी हुकूमती पॉलिसीज बनती हैं जिसमें ये डीकम्पोज हो सकता है, ये सारा जो वेस्ट आपका निकलता है इसको डीकम्पोज करके आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस किस्म के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाने की जरूरत है कि हर इंसान को अपना फायदा नजर आए। जब तक आप इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिखाएंगे कोई भी आपके माहौल को देखकर उस पर अपनी एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल मरहला है, इसमें बहुत देर पर सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है और इसमें आपके पास एक बहुत बड़ी, इस टाइम पर कोरोना की वजह से इतनी जॉब्स खत्म हुई हैं लोगों की, इतने लोग बेरोजगार हैं, इस टाइम पर उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है इस चीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उनसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके उनको पायलट करके उनको अपस्केल करने की ज़रूरत है। ठीक, जाहिद साहब आप नेदरलैंड की बात कर रहे हैं, मैं बैंकॉक की बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि साइकिल्स पे सफ़र करना बड़ा पसंद करते हैं, वहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ स्टेशन पर आपको मिल जाती हैं। आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करें, घर से निकले, साइकिल ले, काम शाम करें, वापस वहीं पे आके पार्क करें और ये तमाम सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं। हमारे यहाँ स्मोक को कंट्रोल करना है तो आपके पास क्या सजेशन होगी? देखिए जी, एक तो ये जब मैं स्टूडेंट था इवन लाहौर में, चाइना और बहुत सारे मुल्कों में साइकिलें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, तो उस वक्त पूरी माल रोड साइकिलों से भरी होती थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, वहाँ का साइकिल स्टैंड में कोई 500-600 साइकिल का स्टैंड होता था। अब साइकिल स्टैंड ही नहीं है क्योंकि साइकिल नहीं है। तो चूंकि कोई भी बंदा कहता है मैं साइकिल चलाऊंगा तो मेरे लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसलिए मुझे मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। तो पहला तो ये है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन हमें जीरो एमिशन वाली करनी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ पे कलेक्टिव लोग जाते हैं जैसे तालीमी इदारे हैं या कोई दफातर हैं, तो फी स्टूडेंट आप एक गाड़ी छोड़ने जा रही होती है, तो वो जाहिर है कि इस तरह की कलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, इलेक्ट्रिक ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, कम एमिशन वाली डीजल यूज करें, तो ये सारी चीजें मिलके, और जैसे फसलों के लिए भी गवर्नमेंट एक मशीन दे रही है किसानों को कि वो उनको जलाना ना पड़े जड़ों को, और जड़ों को मशीन निकाल दे, तो ये सारी चीजें मिलके हम ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में वर्स्ट कंट्रीज सिटीज में आ गए हैं लाहौर, तो उसमें से हमें निकलना होगा और हमें ही निकलना होगा, कोई और नहीं निकालेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता महीने की मैं ये रिपोर्ट भी पेश करी थी, 9 बार लाहौर जो है वो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त रहा। ये पिछले 5 साल से हो रहा है। ये एक तमगा है लाहौर को जो मिल चुका है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में पहचाना जाता है। वहाँ सबसे बदतरीन एयर क्वालिटी जो है वो जो मौसम सरमा के 3 या 4 महीने हैं उसमें बार बार आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस पे काबू पाना जो है इतना आसान नहीं है। और अभी नेदरलैंड्स का जिक्र हुआ, तो नेदरलैंड्स की आबादी और नेदरलैंड्स का साइज लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। और अगर हम साइकिल चलाने की एक रिवायत को प्रमोट करना चाहें तो उस पर तो हमारी ट्रैफिक में बहुत सारी तब्दीलियां हमें चाहिए, क्योंकि इस तरह की ट्रैफिक जिस तरह की लाहौर के अंदर है और जिस तरह की सड़कें मौजूद हैं और जो डिस्टेंसेस हैं, आप देखें ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखना है हमने। अपने घरों से लेके दफातर तक आने के लिए आप डिस्टेंस देखें कितना है, कितना टाइम लगेगा उस चीज के लिए, तो प्रैक्टिकली भी उसको सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है कि आप एक जगह पे अपनी गाड़ियां पार्क करें और 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के लिए साइकिल चला लें, लेकिन इस चीज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो अभी जो इदारों की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये काफी हैं या नाकाफी हैं, या फिर आने वाले वक्त में मजीद किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि कम से कम हर गुजरते साल के साथ हम इस अजाब से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तो निकलना शुरू हो जाए? देखिए, बात वहीं पे दोबारा आती है कि हम जिस वक्त हमें वो चीज़ सामने नज़र आ जाती है तो हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो बेहतर ये है कि अब इस वक्त तो हम जो कुछ कर सकते हैं, इदारे जो कुछ कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी जो कुछ कर सकती है, मीडिया जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन जब ये एक मौसम गुजर जाता है तो उसके बाद
प्रैक्टिकली इसके ऊपर बैठ के मुशावरत की ज़रूरत है। आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स को बीच में लाने की ज़रूरत है। आपकी हुकूमत के अराकीन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक फोरम पे बैठें, सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल सॉल्यूशंस तलाश करें जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो, जिससे आम किसान को फ़ायदा हो और उसको कन्विंस करने में, उसको ये अवेयरनेस देने में टाइम लगेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं आज जाके उनको कहूँ कि जी आप अपनी सारी जड़ें निकालें अपने खेत की और आप उनको एक जगह साइड पे रख दें। ये एक दिन का काम नहीं है। उनको आपको थ्रू आउट द ईयर उनको इस चीज़ पे अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और अब तो आपके पास, आपने जिस तरह बताया कि कुछ टास्क फोर्स बन चुकी नहीं है, तो बजाय कि वो टास्क फोर्स सिर्फ जाके ये देखे कि वहाँ पे क्या गलत हो रहा है, उसका जुर्माना करना है, उसको बंद कर देना है, समझाए और बताए, उसकी अवेयरनेस के लिए काम करें, ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दें। बिल्कुल ऑल्टरनेट सोल्यूशंस दें और ऑल्टरनेट सोल्यूशंस के लिए कन्विंस करें। कोई भी तब्दीली अगर आपने लेकर आनी है किसी एक ऐसी प्रैक्टिस में जो सालों से चली आ रही है, तो वो एक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा चाहती है, जो हमें बिल्कुल नहीं, जो हमें नहीं है। और हमें बहुत बड़ी जल्दी सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, बड़ी हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि बस इस वक्त के लिए ये चीज़ खत्म हो जाए। तो अगर मेरे ख्याल में जिस तरह सबसे बड़ी वजह इस वक्त स्मॉग की जो कही जाती है, वो एक गाड़ियों के धुएं के अलावा दूसरा क्रॉप बर्निंग को हम कहते हैं, और हम उस पर हमसाय ममालिक की बात भी करते हैं अपने। लेकिन अगर हम अपने ही किसानों को कन्विंस कर सकें कि वो अपनी खेतों में आग ना लगाएं, लेकिन उनको आग ना लगाने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। और अगर आप मैसिव स्केल पे उस चीज को फौरन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा किसान बहुत गरीब है। देखें, किसान तो गरीब ही है, और किसान बड़ी एफर्ट करके ये जो पूरा एक सिलसिला चलाता है, पूरे साल में जो अपनी फसल के साथ जितनी एफर्ट कर रहा होता है, उसमें हमारी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है और उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, फिजिकल कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ। जाहिद साहब, हमें ये बताइए कि अब मुहिम को लेकर आने वाले वक्त में आपका प्लान क्या है? क्या दीगर सरकारी अफसरान को भी आप मदऊ करेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हो और इसको ज्यादा बढ़ाया जाए? देखें जी, पहले तो इसकी पोल्यूशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आता ही है। एक मैंने इसमें डिफरेंस ये देखा है कि जिन ऑफिसर्स ने 30 साल बाद साइकिल चलाई थी स्टूडेंट लाइफ के बाद, अब वो उन्होंने साइकिलें खरीद भी ली हैं। पहले तो किराए पे ली थी पहली दफा। ठीक। दूसरा इसमें यह है कि उनकी पर्सनल हेल्थ भी तो ठीक होनी चाहिए ना, तो वो भी साइकिलों से ठीक होती है। तो ये जैसे मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि डिस्टेंस लाहौर में, अब मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाता था। सिर्फ ये बात दुरुस्त है कि साइकिल लेन होनी चाहिए सड़क पे, ताकि सिक्योर तरीके से साइकिलिंग हो जाए। लेकिन ये 8-10 किलोमीटर का ट्रैवल करना साइकिल पे कोई नामुमकिन काम नहीं है, और ये बहुत से मुल्कों में ऐसे होता है। चाइना में तो तकरीबन साइकिलिंग ही है, और तो सिर्फ नेदरलैंड नहीं है, चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ हो सकती है। तो हमें करना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो समझ में आए वो करना चाहिए, और हम इसको बरकरार रखेंगे। हर सैटरडे को ऐसी होगा। ठीक सर, हर सैटरडे को आपकी तरफ से तो ये मुहिम का इनेकाद किया जाएगा और आप साइकिल्स भी चलाएंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि दीगर जो सरकारी अफसरान हैं, जो हमारे दूसरे इदारे हैं, आपकी जानिब से कोई प्लान किया जा रहा है कि उन्हें भी मुहिम में शामिल किया जाए? देखिए जी, हम उनको साइकिल किराए पे ले देंगे जिसको भी चाहिए होगा, तो एक दफा वो हेजिटेशन लेवल खत्म हो। लेकिन ये है कि इसको एनमास करना पड़ेगा, फिर जाके इसका इम्पैक्ट सामने आएगा, लेकिन हम अपने हिस्से का काम करते जाएंगे। ठीक, जाहिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप अपने हिस्से का काम करना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ इंडिविजुअली या फिर आपके इदारे के तौर पर किया जा रहा है। शहरियों की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनफरादी तौर पर हम अपने रवैये ठीक कर लें, तो मेरा ख्याल है 50% स्मोक से तो हमारी जान छूट ही सकती है। जी बिल्कुल, ये हमें अपने आप को अपना कंट्रीब्यूशन करना है, और इसके बाद उम्मीद रखनी है कि बाकी इसको रेप्लिकेट करेंगे। और मुझे यकीन है कि इसमें से कोई 1000-2000 बंदा भी इस तरह से आ जाए तो उसकी अपनी सेहत भी ठीक हो जानी है, शहर की सेहत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आमना साहिबा, ये बड़ी अच्छी बात की है जाहिद साहब ने कि हम लोगों ने, अगर मैं करूं, आप करें, जाहिद साहब कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना, ना कि ये हम करें कि फलां भी तो गलत काम कर रहा है, हमारे करने से क्या हो जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ठीक काम करना है, कोई हमें देख के ठीक काम पे आ जाएगा। देखिए जी, आपने मेरा तारुफ करवाया था एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के तौर पे, तो एक्टिविज्म जो है वो अपने आप से शुरू होता है, अपने घर से शुरू होता है, अपने मोहल्ले से, अपनी फैमिली से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। तो हम तो बात ही नहीं करते कि मैसिव स्केल पे क्या करने की ज़रूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की और इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है। हम बात करते हैं इंडिविजुअल की कि मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है। जिस तरह अभी वासा से चूँकि बात हो रही है, तो मैं पानी से रिलेटेड बात करूँगी। मेरे घर में मेरे मुलाजिम को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसने पाइप से गाड़ी नहीं धोनी, ठीक,
और जिस दिन से मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस दिन से मेरी गाड़ी हफ्ते में एक दफ़ा ही धुलती है, क्योंकि उससे इतनी एफर्ट ही नहीं होती कि वो रोज़ एक बाल्टी ले और वो, लेकिन उसके बावजूद पानी ज़ाया नहीं हो रहा। हमने कुछ ना कुछ एडजस्ट किया है इस चीज़ को। ऐसा ही है। तो आपको अपने घर से, अपनी इंडिविजुअल, अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से लेके चलना है। अभी आप देखेंगे मौसम जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो मोहल्लों के अंदर ही जो कूड़ा होता है वो इकट्ठा हुआ होता है और जो मुलाजमीन होते हैं वो उसी को आग लगाते हैं, उसके गिर्द बैठ जाते हैं। अभी से लग रही है। तो ये जिम्मेदारी जो है ये अब उस इलाके के मकीनों की है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें, वो उन लोगों को मना करें और किसी किस्म का, इस किस्म का ये जो आग जल जाती है और काला धुआं हम अपनी फ़िज़ा को इतनी खुशी से जो प्रोवाइड करते हैं उसको रोका जाए। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स करनी बहुत ज़रूरी है और वो वाली बात है कि खुद अच्छा काम करें और अच्छे काम की तलकीन करें, और जहाँ कोई बुरा काम होते देखें उसको अपने मुंह से मना ज़रूर करें, क्योंकि ये तो हमारा दीन भी कहता है। तो कोशिश हमें अपने आप से करनी है, लेकिन मैं दोबारा इस चीज़ पे इस्रार करूँगी कि बिल्कुल हम अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स कर सकते हैं, करनी चाहिए, उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। लेकिन अब जिस स्टेज पे हमारी पोल्यूशन आ चुकी है, जिस स्टेज पे क्लाइमेट चेंज हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, उस पे हुकूमती सतह के ऊपर कुछ बहुत कड़वे डिसीजंस लेना और सस्टेनेबल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जाहिद साहब, अवेयरनेस कैंपेन कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं? आप कितना देखते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि कूड़े को आग ना लगाएं या फिर घरों में झाड़ू ना लगाएं इन दिनों खास तौर पर, क्योंकि मट्टी उड़ती है, इस तरह के काम से मना करने के लिए? जी, ये बहुत इफेक्टिव टूल है जी, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। और आपके मीडिया को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कुछ सालों पहले तक पानी की सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लाहौरियों को, और ये समझते थे कि ये ऐसी कमोडिटी है जो ज़ाया की जा सकती है। अब जैसे ये जो मुहतरमा ने बिल्कुल बताया है कि इन्होंने अपनी पानी को सेव करना शुरू किया, गाड़ियों में धोने का काम कम किया, तो आम शहरियों में भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई है। और जो हम पहले 18 घंटे पानी दे रहे होते थे, लोग कहते थे कि कम कर दें, अब 10-12 घंटे भी सप्लाई हो जाए तो वो इसको समझ जाते हैं कि ये हम उनका पानी बचा रहे हैं, ज़ेर ज़मीन पानी को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस कैंपेन ही है जो हमें सस्टेनेबल इफेक्ट डालेंगी, ज़बरदस्ती से काम नहीं होना। ठीक, आमना साहबा, गाड़ियों के धुएं की हम बात करते हैं। हम लोग इन दिनों में 1-2-3 महीने हम लोग देखते हैं कि क्रैकडाउन्स होते हैं, लेकिन जो सारा साल होता है ना हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, ना उनकी कोई लाइफ टाइम है कि इतने लाइफ के लिए ये रोड्स पे रहेंगे, इसके बाद इनको हर सूरत में हटा दिया जाएगा। काला धुआं उमिट करते हैं चिंची रिक्शाज, दूसरे रिक्शाज, कुछ गाड़ियाँ भी, कुछ बाइक्स भी, कोई उनको मना नहीं करता। देखिए, अब तो आपके सीसीटीवी कैमरास जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं, अब एक्टिव हुए हैं, वो भी अब चालान करेंगे, और वो भी चालान जो कर रहे हैं आपके सिग्नल्स पे, जिस तरह अब अगर आप सिग्नल तोड़ भी देते हैं तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो सिस्टम तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिस्टम्स नहीं बन रहे, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और वही वाली बात है कि उसको सिर्फ उन दिनों में मत देखें जिन दिनों में आपके सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब चलता पूरा रहता साल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ उन दिनों के लिए बंद करने का कोई फायदा नहीं है, पूरे साल इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि काला धुआं मत छोड़ें गाड़ियाँ, और अगर इस किस्म की कोई व्हीकल्स हैं रोड के ऊपर तो उनको बंद किया जाए, या उनकी जो भी, अगर आप किसी किस्म की उनको सहूलत मुयसर कर सकते हैं, कोई आप इस किस्म के कोई जिस तरह आपके मोबाइल यूनिट्स होते हैं गाड़ियों के धुएं को फिक्स करने के लिए, अगर मोबाइल यूनिट्स का क़याम किया जा सकता है इस किस्म की मेन बिजी रोड्स के ऊपर या कुछ इस तरह के चौक के ऊपर, तो उस पर काम। ठीक, जाहिद साहब, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि हमारा शहर है और हम इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़त्म करना हमारा ही काम है। 1 करोड़ से ज़्यादा शहरी हैं, हमारे ऊपर ये एक इंटरनेशनली बल्कि बैड नेम आता है कि एयर क्वालिटी हम दिल्ली का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उसके करीब पहुंच गए हैं। तो इस मामले में हमें सक्सेस स्टोरी बनानी है और हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है। ठीक, आमना साहबा, क्या कहेंगी देखने वालों को? देखिए जी, मेरी तरफ से तो गुजारिश ये है कि अपनी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि इसी हवा में आपने सांस लेना है, और जितना आप इसके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई दरख्त लगा सकते हैं, दरख्त लगाएं। अपने घर में जो कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनको करने से आप किसी तरीके से भी, देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है कि हम हर रोज़ जो कुछ भी करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारी जो माहौल पे है वो असरअंदाज। बहुत शुक्रिया आमना साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा शहर है जी, हमारी जिम्मेदारी है इसको साफ भी रखना और नीट क्लीन भी रखना। वापिस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर में नए शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 साल में मुकम्मल होने वाले लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें ऑरेंज ट्रेन का नाम सरे फहरिस्त है। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन की जो कि अपने ऑपरेशन का 1 हफ्ता मुकम्मल कर चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते मेट्रो ट्रेन के इफ्तिताह के बाद उसे आवाम के लिए खोल दिया गया था और लाहौरियों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र का आगाज़ किया था। मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशन के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में अपनी नौयत की इस पहली ट्रेन सर्विस से मुस्तफ़ीद होने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिन्होंने पूरे हफ्ते में मेट्रो ट्रेन का रुख किया और बिजली से चलने वाली जदीद ट्रेन के सफ़र से लुत्फ़ भी उठाया है। बहुत सारे हमारे ऐसे शहरी रहे जिन्होंने शौकिया तौर पर बस ऐसे ही ट्रेन में घूमने फिरने के लिए सफ़र किया, और बहुत सारे हमारे ऐसे शहरी हैं जो कि खासे पुरजोश है, जो ट्रेन के रूट पर ही आते हैं। उनको अपने दफातर में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तालीमी इदारों में जाने के लिए खासी आसानी हो गई है। ये पहला हफ्ता ऑरेंज ट्रेन का कैसे रहा, मुतलका इदारे क्या बता रहे हैं, कितना कामयाब ये सफ़र रहा, बात करेंगे जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, बताइएगा, गुज़िश्ता पीर के रोज़ ट्रेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया था शहरियों के लिए, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है, मुतलका इदारे क्या बता रहे हैं, कैसा रहा ये पूरा 1 हफ्ता? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जिसको पीर के रोज़ से बाकायदा तौर पर आवाम के लिए चला दिया गया था, आज 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इन 7 रोज़ को देखा जाए तो आवाम की तरफ से इस मंसूबे को खासी पजीराई हासिल हुई है। गुज़िश्ता पीर के रोज़ जो कि पहला दिन था, उस दिन 40,700 लोगों ने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को इस्तेमाल किया और जैसे जैसे जो दिन है वो गुजरते जाए, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में जो लोगों का सफ़र करने की तादाद है वो ज़्यादा होती रही। इन 7 दिनों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इतवार यानी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र किया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो एक सरकारी छुट्टी भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो कि सिर्फ ऑरेंज ट्रेन में सैर करने के लिए पहुंच रही थी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक अभी इसका जो टोटल फिगर है मुसाफिरों के सफ़र करने का, उसकी तो अभी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन लगभग 70,000 के करीब लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ इस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र किया है। और अगर एवरेज देखी जाए कि इन 7 दिनों में तो तकरीबन 45 से 48,000 के दरमियान जो लोग हैं वो रोजाना इस ऑरेंज ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हालांकि इसकी जो कैपेसिटी है, हमें ये बताइए कि अभी बाकायदा तौर पर डाटा शेयर नहीं किया जा रहा मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से। ये आप अपने तौर पे जो आपने सर्वे किया है हर रोज का, आप अपने तौर पे डाटा इकट्ठा कर रहे थे, आप उसके मुताबिक हमें बता रहे हैं जो टारगेट सेट किया गया था कि 1 हफ्ते में 1 दिन में इतने लोग सफर करेंगे, अचीव होता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर इस ऑरेंज ट्रेन की कैपेसिटी को सिदरा देखा जाए तो 2.5 लाख लोगों को ये रोजाना सफरी सहूलियात फराहम कर सकती है। लेकिन ये जो लोगों की कैपेसिटी कैलकुलेट की गई है वो इस तरह है कि ऑरेंज ट्रेन का हर ट्रैक पर एक दफ़ा सफ़र करना हो तो जो ट्रेन है वो मुसाफिरों से खचाखच भरी हो। यानी अगर 1350 मुसाफिर एक ट्रेन में एक वक्त में सफ़र करें तो तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोज़ाना सफरी सहूलियात इस ऑरेंज ट्रेन के ज़रिए फराहम की जा सकती हैं। लेकिन अभी तक एवरेज देखा जाए तो एक ट्रेन में 500 के करीब जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। बसा औकात ऐसे जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें ये तादाद कम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा। अब ऑरेंज ट्रेन का जो एक ट्रैक पर आना और जाना इसका पूरा रूट है, इस पर जो तखमीना लागत है वो 14,000 रुपये मास ट्रांजिट अथॉरिटी को आती है सिर्फ उस ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए। इसमें वो वाले जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं जो कि स्टेशन पर आने हैं, जो सैलरीज हैं वो मौजूद नहीं है। ये बिजली और जो ऑरेंज ट्रेन का अमला है उसकी मद में 14,000 रुपये मास ट्रांजिट अथॉरिटी का जो कैलकुलेट है वो करना पड़ता है, लेकिन अभी वो टारगेट हमें ये बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंद ना किया जाना भी एक बहुत बड़ी वजह समझी जा रही है कि लोग ऑरेंज ट्रेन को भी तरजीहात में शामिल नहीं कर रहे। इस हवाले से कोई फैसला हुआ? फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है और कानून भी मौजूद है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये इन्फोर्समेंट है सिदरा, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने करवानी है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे हुक्म ही नहीं दिया गया कि इसको रोक दिया जाए। दूसरी इसमें जो एक चीज़ है वो
जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी शदीद मज़ाहमत किए जाने के जो इम्कानात हैं। तो इसी वजह से अभी गवर्नमेंट के शेख ज़ैनुल आबिदीन आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे जी ऑरेंज ट्रेन का एक हफ्ता कैसा गुजरा। ये अपने तौर पर जो शेख ज़ैन ने हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया है, डाटा इकट्ठा किया, उसके मुताबिक बता रहे थे। लेकिन अभी तक मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई कि कितना टारगेट सेट किया गया था और एक हफ्ते में ऑरेंज ट्रेन कितना खर्चा किया है और कितना इनकम की है, क्या टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए, ये अभी तक नहीं बताया गया। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, बारिश ना होने और खुश्क सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने लगी हैं। मुल्क में पहले ही कोरोना वायरस है, स्मोक है, इन्फ्लुएंजा है, उनकी जानिब से तबाही मचा रखी है और ऐसे माहौल में मौसमी बीमारियों के खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, हम एक तसलसल के साथ कोरोना वायरस और स्मोक के खतरात और असरात पर प्रोग्राम करते आ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स में मदऊ किए जाने वाले डॉक्टर्स की अक्सरियत दो बातों पर जोर देती है। पहला ये कि इन मोहलिक वायरसेस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, अफरादी फासला बरकरार रखा जाए, आंखों और नाक समेत चेहरे को ढांप कर रखा जाए। दूसरा, इन बीमारियों और वायरसेस के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने की होती है, क्योंकि इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने और हर तरह की बीमारी और वायरसेस से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बॉडी गार्ड्स होते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ख़राब चीज़ हमारी बॉडी में एक्टिव होती हैं, हमलावर होती हैं, वो बॉडी गार्ड फ़ौरन से पहले एक्टिव हो जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान को बचा लिया जाए। लेकिन जब वो नहीं बचा पाते, इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारे बॉडी गार्ड वीक हो जाते हैं, तो फिर वो बीमारी हम पे हमलावर हो जाती है और शिद्दत इख्तियार कर जाती है। आज हमने खास तौर पर बात करनी है जी, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान को हेल्दी रखने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है जोहा सुहेल जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जोया, सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस हद तक हम ग़िज़ाओं की मदद से अपने कुव्वते मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल सिद्रा, इस टाइम के ऊपर तीन चीज़ें आ गई, एक मौसम बदल रहा है, स्मोक और कोरोना वायरस। इन तीनों में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइट के थ्रू हम काफ़ी हद तक इसको अचीव कर सकते हैं। मैं इस चीज़ में ज़रूर एक बात कोट करती हूँ कि जो मौसम की चीज़ है ना, वो उस मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इस मौसम में जब हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो जो फल आपके पास अवेलेबल है उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले आपके पास मौसमी अवेलेबल है, साथ जापानी फल अवेलेबल और अनार अवेलेबल है। ये तीन फल ऐसे हैं जिसमें हमारे पास विटामिन सी और पानी की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। पानी और विटामिन सी दोनों कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस टाइम पे आपने देखा बहुत से लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। पानी का ना पीना इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो वो लोग जो पानी अगर नहीं पी रहे, तो ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिससे पानी की अच्छी मिकदार मौजूद है, तो वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम सब्जियों की बात करते हैं कि सब्जी इस मौसम में उनका इस्तेमाल करें जो जमीन के नीचे ग्रो होती है, जो रूट वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। सर्दियों में होता क्या है कि टेम्परेचर बाहर का चेंज हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, ये जमीन के नीचे सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? बताते हैं। आलू है, जैसे गाजर है हमारे पास, शलजम है, शकरकंदी है, ये सब सब्जियां, मूली है जिसमें इनका इस्तेमाल ज्यादा रखें सर्दियों, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को गिरने नहीं देती, बुखार नहीं होता, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरता है तो बॉडी उसको सही करने के लिए बुखार करती है। तो अगर आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जो जमीन के नीचे ग्रो करती हैं, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो खराब नहीं होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, इन दो सब्जियों का, इन सब्जियों का और इन फलों का इस्तेमाल इस टाइम पे जरूर करें ताकि इम्यूनिटी जो है वो खराब ना हो सके। ठीक है रहमान, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है या फिर हमने अपने सिस्टम को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज मेरा ख्याल है बेहतरीन टूल है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें यह है कि पहले तो मालूम ही नहीं था लोगों को कि इम्यून सिस्टम है क्या है। हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है, जो रिकवरी करता है, जो सीजनल बीमारियां आती हैं, अब ये सीजन चेंज होने की वजह से अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आपको बुखार है या निमोनिया हो सकता है, जो बेसिक है। उसके बाद जिस्म टूटना और उसके बाद आपको लगेगा कि पता नहीं कि आप काम करने को दिल नहीं करता। अब वर्कआउट इतना ज़रूरी है, वैसे तो हर मौसम में ज़रूरी है, लेकिन मौसम ऐसा चल रहा है जैसे सांस लेना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने आपको फिट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड एक्टिव रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, तो वर्कआउट ज़रूरी है। अब वर्कआउट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी है? अगर आप पार्क में वर्कआउट करते हैं तो देन आपने पहले थोड़ी सी जॉगिंग करनी है, उसके बाद स्टेयर स्टेप अगर कहीं बने हैं, अगर स्टेयर स्टेप नहीं है तो वहाँ बेंच तो होगा,
तो आप स्टेप अप एंड डाउन कर सकते हैं और लाइट सी आप जंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडी वेट को यूज करना है। हर चीज बूस्ट करे, ब्लड सर्कुलेशन हो, तभी आपका सिस्टम जो है ना एक्टिवेट होगा। तो ये चीजें हैं, उनको रूटीन में लाना बहुत। अगर आप जिम में करते हैं तो फिर भी आपने थोड़ा सा कार्डियो और बॉडी वर्कआउट करना है और बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जोहा, अब हमें ये बताइए, आप फ्रूट्स की बात करी थी, जूसेस की बात करी थी, फ्रूट्स बेस्ट ऑप्शन है या जूसेस, क्या कहें? फ्रूट्स, होल फल। हाँ। जूस में क्या होता है कि सिर्फ आपके पास उसका जो पानी है और जो उसकी शुगर है, जो फ्रुक्टोज है, बस वो जाती है। फल में क्या है कि फाइबर भी जा रहा है और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जूस करते हैं और वो फाइबर के साथ बाइंड होकर उधर जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में नहीं जा सकते। तो लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े हजरात हैं जिनके दांत नहीं है, वो च्यू नहीं कर सकते, तो वो जूस कंज्यूम कर सकते हैं, इतना उसमें ये नहीं है, लेकिन कंज्यूम जरूर करें। लेकिन जो लोग फल ले सकते हैं वो फल को प्रेफर करें। ठीक। अच्छा जोहा, अब हमें ये बताइए कि मैं ड्राई फ्रूट पे भी जरूर बात करूंगी, लेकिन आते ही आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जरूरी नहीं है कोई एक तबका ही ड्राई फ्रूट तो आजकल खा सकता है, बड़ा महंगा हो गया। लेकिन आपने वो जो हमें सब्जियां बताई है ना कि ये इस्तेमाल करें, वो तो मेरा ख्याल है हर बंदे के घर में खाना तो बनना ही है, उनको जरूर। और ये ऐसी सब्जियां जो हर बंदे को पसंद भी होती है, जिसमें शकरकंदी हर एक को पसंद है। आलू तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हमारी पसंद होता है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल है। सब सब्जियों का, हर सब्जी में आलू जरूर जाता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अभी उन्होंने सुन लिया तो वो हर कोई इस्तेमाल करेगा और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके लिए वो नुकसान है। ऐसा नहीं है कि आलू खाने शुरू किए तो आलू पे लग जाएं, क्योंकि वो फिर आपकी इम्यूनिटी को और वीक करेगा। जब आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट खाएंगे, तो वो भी कुव्वत मुदाफित को खराब करते हैं। इसका मतलब है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए ताकि आप उसका इस्तेमाल इतदाल में रख के करें, ज्यादा हाई क्वांटिटी में। हमें ये बताइए कि अब स्मोक है, पार्क 6 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ लोग तो सुबह में चले जाते हैं, घर में क्या किया जा सकता है? लेकिन इससे पहले मैं 2 चीजें ऐड करूंगा। जैसे इन्होंने पोटैटो की, आलू की बात की कि लोग ये समझते हैं कि इसमें फैट होती है, फैट नहीं होती। अच्छा। पहले मैं क्लियर कर दूं। लेकिन ये साथ में ये भी रहमान बताइए कि अगर उसको फ्राई करके फ्राइज बना के फ्राई आप पैन के ऊपर खा सकते हैं, बेक करके आप खा सकते हैं। एक पोटैटो अगर आप इसको स्टडी भी करें तो इसमें फैट नहीं होती, क्योंकि हमें बूस्टिंग एनर्जी के लिए थोड़ा सा हेल्दी कार्ब चाहिए होता है। सेकेंड, फ्रूट्स की बात की, फ्रूट्स आपने खाना है, लेकिन अगर आप वर्कआउट से पहले खाना है तो आप इसको थोड़ा सा सैलेड शेप में आप ले सकते हैं, बट आफ्टर वर्कआउट आप जूस पिए, ताकि फौरन, क्योंकि बॉडी जो ना, हाँ एग्जैक्टली कंज्यूम होना है और बूस्टिंग एनर्जी चाहिए होती है। अब रही बात पार्क की, पार्क बंद हैं, इसलिए मैंने कहा कि बेस्ट ये है कि मॉर्निंग में आप करें। मॉर्निंग में वर्कआउट ये है कि आपने एम्प्टी स्टमक करना है, वो आपका कार्डियो वर्कआउट हो जाता है और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलता है। अगर कोई ऑफिस में काम करे, कहीं भी बिजनेस में, अगर हाफ एन आवर सुबह निकाल लेता है, 7 अगर उसने 8 o'clock जाना तो 15 to 20 मिनट इनफ है। लेकिन अपना बॉडी वेट से आपने ट्रेनिंग करनी है, जिसमें जंपिंग है थोड़ी सी और माउंटेन क्लाइंबिंग है, जो बेसिक वर्कआउट है, इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में करना ज्यादा बेस्ट है। अगर उसमें, क्योंकि अब जिम की टाइमिंग गवर्नमेंट ने 10 तक कर दी है, तो अगर वो ऑफिस से आता है थोड़ा रेस्ट करने के बाद तो फिर जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें कार्डियो वगैरह है और बॉडी वेट ट्रेनिंग है। अच्छा रहमान, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनकी जानिब से मुझे ये अच्छा लगा सुन के कि जब वो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके ओवरऑल मूड पे बड़ा अच्छा असर होता है, वो हेल्दी रहना शुरू हो जाते हैं, खुश रहना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। देखें, ट्रेनिंग एक मेडिटेशन है। एक मेडिटेशन आप अल्लाह को याद करते हो, नमाज पढ़ते हो हर वक्त। दूसरी मेडिटेशन अल्लाह ताला ने बॉडी दी है, जिंदगी दी है, उसको आप रिपेयर करते हो। वो मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपके मसल में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी आती है, मसल एक्टिवेट होते हैं। हम स्टिल एक जगह बैठे रहेंगे तो हमारे मसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे मसल स्टिफ होते हैं तो हम स्ट्रेस लेवल में डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हम किसी भी कोई मामूली सी छोटी सी बात को सोचना शुरू हो जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिस एंड मे बी नॉट। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली माइंड पे ना सवार हो जाए। जब मोबिलिटी, मसल एक्टिव होते हैं ना, यहाँ से पेन शुरू होती है, फिर आपके स्पाइनल में जाती है, फिर उसकी जगह आपको शियाटिका, डिफरेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो जब ये मसल एक्टिवेट हो जाता है, आप फ्रेश फील करते हैं, नहीं मैं मूव कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, अब मुझे ये एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए। तो ये एक मेडिटेशन है, ये नहीं, क्योंकि देखें इन्होंने भी बात की, ये हेल्दी टिप्स हैं। अगर इसमें से अगर आप 4 भी हेल्दी टिप्स आप ले लो ना, तो आपकी लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो जाएगी। ठीक है, टाइमिंग्स की भी हम जरूर बात करेंगे रहमान से। हमें पहले जोहा ये बताइएगा कि ड्राई फ्रूट कौन कौन से सबसे अच्छे?
ड्राई फ्रूट सिद्रोस में ऐसा आ जाता है कि हर बंदे की बॉडी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। बादाम ऐसा ड्राई फ्रूट है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इजीली कंज्यूम कर सकती है, और इसके साथ अखरोट, ये 2 ड्राई फ्रूट्स हमारे पास ऐसे जो सर्दियों में मोस्टली लोग ले रहे होते हैं, और इनको इस्तेमाल करने में कोई इस तरह के नुकसानात नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किए जाए। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई फ्रूट कंज्यूम आप करना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई है जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखता है, लेकिन अगर लोग विटामिन ई यानी कि ड्राई फ्रूट्स के थ्रू नहीं ले सकते, उनको मैं ऑल्टरनेटिव्स रिकमेंड करती हूँ। ऑल्टरनेटिव में सुपर फूड्स में ऐसे रिकमेंड करती हूँ जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर, वो क्या है? उसमें सबसे पहले मैं लौंग रिकमेंड करती हूँ। लौंग के साथ साथ जो आपकी कलौंजी आ जाती है। अच्छा, कलौंजी को तो हम खा सकते हैं, चुटकी भर आप चुटकी भर के फास्टिंग में ले लेंगे। रिकमेंड मैं करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लें, क्योंकि जो चीज़ आप एम्प्टी स्टमक खाली पेट लेते हो वो बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अब टाइम जैसे बदल रहा है, वो मुझे क्वांटिटी बताइए। क्वांटिटी में 7 दाने आप कलौंजी के सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी के साथ जरूर इस्तेमाल करें। अगर कलौंजी नहीं कर सकते तो 1 लौंग आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर लौंग भी नहीं पसंद तो उसकी जगह आप इजीली जो हल्दी है 1/4 टीस्पून आप स्टार्ट के, ज्यादा हेवी क्वांटिटी में जाने की जरूरत नहीं है अभी, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक हल्दी आप इजीली ले सकते हैं। और इसके अलावा दालचीनी, ये 4 सुपर फूड ऐसे हैं कि जो हर कोई सुबह निहार मुंह जरूर हाँ, ये देखने वालों को बता दें, बाद में सुबह जो है सब लोगों ने वो चुटकी भर कलौंजी 1 2 3 4 सारी चीजें इकट्ठी नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज कि अगर ऑल्टरनेटिव जो आपका दिल का, जो आपके टेस्ट के, बहुत से लोगों को लौंग नहीं पसंद तो वो कलौंजी ले सकते हैं। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि गर्म पानी के साथ। बहुत से लोग टैप वाटर ले लेते हैं, ठंडा पानी ले लेते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि गर्म पानी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको फ्लश आउट करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जितना सर्कुलेशन अच्छी होगी ब्लड की, जितनी क्लीन होगी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी। अच्छा जोहा, मेरा एक और सवाल ले लीजिए, ये जो जब हम गरम मसाला जो आपकी, ये जो आपने बात की है, आप काली मिर्चों का भी बड़ा बता रही होती हैं, वो भी बड़ी अच्छी है, लौंग है, दालचीनी है, इससे कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसा कुछ है? या फिर जिनके साथ बीपी का प्रॉब्लम है वो भी इन चीजों को इस्तेमाल करें या ना करें? ठीक है, उसमें सिद्रा इस तरह से आ जाता है कि एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ लोगों की है कि जो अगर सोचते हैं ना कि लौंग खाने से ब्लड प्रेशर होगा, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा होगा, वैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं ऑल्टरनेटिव साथ साथ बताती हूँ कि अगर किसी को इससे मसला है तो वो उसका ऑल्टरनेटिव ले सकता है। जैसे हल्दी से किसी ने ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट नहीं की, तो अगर किसी को लौंग से ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, वैसे नहीं होता, तो वो दालचीनी बेशक ले लें, वो उसकी जगह हल्दी कंज्यूम कर लें। तो टोटली ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए। ठीक है, 3-4 ऑप्शंस दे दिए, जो आपको सूट कर रहा है आप वो इस्तेमाल कर ले। रहमान, सुबह का टाइम एक्सरसाइज के लिए बेस्ट या फिर शाम का टाइम, टाइमिंग्स कितनी होनी चाहिए? यस, 2 सवाल। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डायबिटिक पेशेंट है और उसके अलावा जो एस्थमा है, उन पर्सन को चाहिए कि अपना वर्कआउट कभी भी स्किप ना करें, स्पेशली इस मौसम में भी, क्योंकि वो अगर उनको एस्थमा है, ब्रीथिंग इशू है, तो वो ज़्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, आप बैठे रहते हो और लेजी हो जाते हो। और जो डायबिटिक पेशेंट है, देखिए इंसुलिन वो ले रहे हैं, चाहे वो ओरल में ले रहे हैं, चाहे वो इंजेक्ट करें, तो वो भी वेट गेन करती है, इंसुलिन जो ना अफेक्ट करती है। उनके लिए ज़रूरी है कि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, और उसके अलावा अगर आप, क्योंकि कम हो जाता है, ये गारंटी है कम हो जाता है, तो थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट जो है ना बहुत जरूरी है। अब मॉर्निंग, मैं चाहता हूं कि मॉर्निंग में हो, जो ऑफिस वर्क करते हैं, बेस्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ये, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों के पास कार्डियो मशीन नहीं है, तो उन्होंने कार्डियो करना है, तो वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये कि ब्रीदिंग सर्कुलेशन भी हो जाएगी। अब योगा एक्सरसाइज की आप बात करो तो बेस्ट एक्सरसाइज उसके लिए बेस्ट टाइम ये कि मॉर्निंग, और मॉर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अच्छा, अब रहमान ये बताइए कि एक्सरसाइज से कितने घंटे पहले और कितने घंटे बाद तक हमने खाना नहीं खाना? खाना या पोस्ट वर्कआउट मील, दोनों में बहुत फर्क है। अब उसमें ऐसा है कि हमने आफ्टर 15 to 20 मिनट, जब बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फिर आपने खाना है। कूल डाउन के बाद, रिलैक्स होने के बाद, एकदम से नहीं। आप लगेगा जी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, आप कूल डाउन हो जाए, चाहे आप फ्लोर पे लेट जाएं, उसके बाद आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली चीज नहीं। कम और जरा ऐसा मॉडरेट लेवल पे आपने खाना है जो फौरन डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है और उसके अलावा आपके जो ना बॉडी के सारे मसल्स एक्टिव हैं, तो एकदम उस पे प्रेशर नहीं। बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जोहा सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। कल सुबह मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान।